किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ेदी और आज जो किसान प्रश्न मंच का कारवां पहुंचा है उत्तर प्रदेश के अमरोहा, जहां हमारी मौजूदगी इस वक्त सलेमपुर गोसाई में है। आपको बता दें, इस मंच पर आज हम चर्चा करेंगे अपने किसानों के साथ, जिस तरह से हमेशा करते हैं। और हमारे साथ इस मंच पर तमाम कृषि विज्ञान केंद्र से एक्सपर्ट और जिले के कृषि अधिकारी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम अपने एक्सपर्ट्स का स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। डॉक्टर सतपाल सिंह, कृषि वैज्ञानिक, फसल सुरक्षा, कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा से। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा, प्रभारी अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र। सभी किसान भाइयों, अन्नदाता और मातृशक्ति को किसान प्रश्न मंच में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम में। मैं डॉक्टर राम प्रवेश, उप कृषि निदेशक अमरोहा। मैं डॉक्टर शीशपाल सिंह, उद्यान वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा। सभी किसान भाइयों, माताओं, बहनों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित तोमर, कृषि वैज्ञानिक, बीज वैज्ञानिक में का स्पेशलिस्ट हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र गजरोला अमरोहा पर कार्यरत हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्राची पटेल, वैज्ञानिक, गृह विज्ञान, कृषि विज्ञान केंद्र गजरोला अमरोहा पर कार्यरत हूँ। और हमारे साथ इतने सारे किसान भाई बहन भी इस मंच पर मौजूद हैं चर्चा के लिए, तो अपना भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तो आज का हमारा विषय होगा बागवानी एवं सब्जियों की खेती। इस पर हम चर्चा करेंगे और एक खास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर भी हम आपसे सवाल पूछेंगे। और सवाल का जवाब देने वालों को आप जानते हैं कि यहां हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा किसान कब देकर सम्मानित किया जाएगा। तो इसलिए बिना देरी किए सवालों की शुरुआत करते हैं और आपसे पूछते हैं, आम की नवीनतम 3 प्रजातियों के नाम बताइए। आम की नवीनतम 3 प्रजातियों के नाम बताने हैं आपको। जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए और बताइए। और हाथ देखिए यहां से खड़े हो गए हैं, तो शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। आइए शुरुआत आपसे ही करते हैं। पहले मेरा नाम लक्ष्मी नारायण गर्ग है जी, और मैं ग्राम सलेमपुर गोसाई का ही रहने वाला हूँ जी। ये फार्म में ही डेवलप कर रहा हूँ आजकल। अभी इस फार्म में लगभग 25 किस्म के आम की वैरायटी लगी हुई है, जिसमें नवीनतम सघन बागवानी की जो वैरायटी है वो आम्रपाली है, हिमसागर है और मल्लिका है। ये 3 वैरायटी है। मल्लिका बहुत विशेष वैरायटी है, जिसमें हमने इस वर्ष 500 ग्राम से लेके और 850 ग्राम तक का आम पैदा किया है, केवल 3 वर्ष के पौधे पर। और ये जो वैरायटी आम्रपाली है ये बहुत ही बढ़िया है। ये हर साल फलत होती है इसकी, और दशहरी के मुकाबले का ये आम होता है, क्योंकि बहुत टेस्टी है। ठीक है, धन्यवाद। देखिए और भी लोगों ने हाथ उठाया, तो जल्दी से खड़े हो जाइए। नाम बताइए जरा। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह, ग्राम मीरपुर। आम की 3 प्रजातियां हैं, अमरपाली, हिमसागर और मल्लिका। कितने प्यार से बताएंगे, आवाज वहां तक पहुंचाएंगे? पहुंचाएंगे। ठीक है। और भी कोई बताना चाहता है तो बहनों से कहेंगे हम। बहनों में से कौन बताना चाहेगा? जल्दी से। महिलाएं कहीं किसी से पीछे नहीं है, इसलिए आप भी बताइए जरा आम की 3 प्रजातियों के नाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी राजेंद्र सिंह है। हाँ चौधरी साहब, बताइए जरा। पत्थर सिंह फार्म हाउस यूनिवर्सिटी के सामने जी। तो हम भी खेती करते हैं, काफी लंबी खेती है जी। और बागबानी वगैरह तो नहीं करते फिलहाल। शुगर केन वगैरह करते हैं 80%। ठीक है। और सब्जी भी कोशिश कर रहे हैं करने की। करेला किया हमने इस साल, और बाकी जो है तोरई है और चीज है, पोटैटो है, ये सब चीजें हम करते हैं जी। आम वगैरह हमारे पास नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, बैठिए। आपने प्रयास किया, कोशिश की, और क्या करते हैं आप बताइए जरा। आप जरा खड़े हो जाइए। अच्छा, युवाओं से आप कहेंगे। आइए चलिए युवाओं से जान लेते हैं। युवा भी खेती कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल है। हाँ साहिल, क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ। हाँ, तो डॉक्टर किस तरह से, मतलब खेती किसानी भी करता है डॉक्टर का? नहीं कर लेता है खेती किसानी भी। वैसे मैं MBBS डॉक्टर हूँ, बट मेरे पापा की नर्सरी है, तो जो प्लांट जो खेतों में जाते हैं वो मेरे पापा प्रोवाइड करते हैं उनको। जितनी भी फ्रूट वैरायटीज़ हैं
या और ऑर्नामेंटल प्लांट्स है वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी नर्सरी गजरौला में है, वहीं से सारे किसान भाइयों को और बहनों को हम जो है वहाँ से प्लांट्स देते हैं। ठीक है साहिल, बैठिए। और भी कोई बताना चाहता है, और भी कोई समझाना चाहता है आम की नवीनतम 3 प्रजातियों के नाम? देखिए एक और साहब हैं जो बताना चाहते हैं। आप बताना चाहते हैं, आइए जरा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तुफैल खान है। हमारी साहिल नर्सरी है गजरौला टू हसनपुर रोड पर। हमारे यहाँ मैंगो की 65 वैरायटी हैं इस वक्त, जिसकी वैरायटियों का नाम है हिमसागर है, ललीमा, सूर्या, मलिका, अमरपाली, रामकेला और इस तरह की काफ़ी वैरायटी हैं हमारे पास जितनी भी, और मेडिसिनल प्लांट भी हमारी नर्सरी में मिलती हैं सभी तरह की। ठीक है, बैठिए। तो देखिए तमाम जो हमारे किसान हैं उन्होंने जवाब दे दिया है। हम चलते हैं एक्सपर्ट्स के पास और जानते हैं उनसे कि किसने सही और सटीक जवाब दिया है, कौन है किसान कप का हकदार, और विस्तृत रूप से वो आम की नवीनतम 3 प्रजातियों के नाम भी आपको बताएंगे। अभी हमारे जो किसान भाइयों ने जवाब दिया है, बहुत अच्छा जवाब दिया है, और जिसमें सबसे अच्छा जवाब हमारे जो लक्ष्मी नारायण जी गर्ग जी हैं, उन्होंने 3 नवीनतम प्रजातियों के नाम सबसे पहले बताए हैं। तो मैं उनको चाहूँगा कि उनको जो किसान प्रसन्न मंच में जो है उनको सम्मानित किया जाए। आइए तिवारी जी, आपको सम्मानित किया जाता है किसान कप से। जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। इन्होंने सबसे पहले और सही जवाब दिया हमारे एक्सपर्ट्स के अनुसार, इसलिए इन्हें दूरदर्शन किसान की तरफ से किसान कप से नवाजा जाता है। तालियां बजा दीजिए जरा। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसीलिए किसान कप के हकदार आप बन गए। मैं एक्सपर्ट से कहूंगा कि वो और विस्तार से हमारे किसानों को, हमारे दर्शकों को समझाएं कि आम की नवीनतम 3 प्रजातियां कौन कौन सी हैं, उससे हमारे किसान कैसे खेती कर रहे हैं, कैसे खेती करें और कैसे आगे बढ़ें, ये सब वो बताएं। किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि इनके अलावा भी बहुत सारी नवीनतम प्रजातियां हैं जो हर 30 साल से फल देना शुरू कर देती हैं, जिसमें आपकी अंबिका है, रंगीन वैरायटी है, अरुणमा है, अरुणिका है, पूसा श्रेष्ठ है, तो ये और आपकी आम्रपाली वैरायटी जो है पौधे से पौधे की दूरी 2.5 से 3 मीटर है, और ये जो दूसरी जो वैरायटी है 5 से 6 मीटर दूरी पर लगाई जाती हैं और सघन बागवानी के लिए बहुत ही अच्छी रहती हैं, और ये उत्पादन में बहुत ही अच्छे श्रेष्ठ हैं। तो उत्पादन में श्रेष्ठ हैं, और देखिए हमारे एक्सपर्ट्स आपको जानकारी दे रहे हैं, तो तालियां तो बनती हैं उनके लिए। और हम आगे बढ़ते हैं, और भी सवाल आम से जुड़े हुए, आम की खेती से, सब्जी की खेती से जुड़े हुए आपसे लेते हैं और आपकी जानकारी को एक बार फिर से परखने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो किसान हैं वो कितने विकास के पथ पर हैं, जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा कितना साकार हो रहा है और उन्हें कितना आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। तो हम एक और सवाल आपके सामने रखते हैं, आम की सघन बागवानी के लिए कौन सी प्रजाति लगाते हैं? आम की सघन बागवानी के लिए कौन सी प्रजाति लगाते हैं? आम की सघन बागवानी के लिए कौन सी प्रजाति लगाते हैं? ये सवाल है, जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए आम की सघन बागवानी के लिए कौन सी प्रजाति लगाते हैं। और हाथ देखिए आगे से उठने शुरू हो चुके हैं। आइए आपसे पूछ लेते हैं सबसे पहले। धर्मेंद्र सिंह नाम है, गांव मीरपुर है। बागानी खेती के मतलब वो है आम्रपाली है, कर्णिका है, हिमसागर है। ये बागानी खेती में आते हैं, नजदीकी पे लगाए जाते हैं और पेड़ों के मुकाबले। नाम धर्मेंद्र, और डर डर के बता रहे हैं? नहीं, डरिए मत, आप बताइए, जिस तरह का नाम है उस तरह से धमक के साथ बताइए, क्योंकि आप किसान हैं, अन्नदाता हैं हमारे देश के। आइए सर, आप भी बताइए। मेरा नाम तुफैल खान है, साहिल नर्सरी है गजरौला टू हसनपुर रोड। तो इसलिए आम की जो सबसे अच्छी वैरायटी हैं, वैसे तो हमारे यहाँ ज़्यादातर, हाँ हमारे यहाँ तो ज़्यादा अच्छा लंगड़ा, चौसा, बम्बई, गुलाब जामुन और रटौल और मियाज़ाकी और रामकेला, अमरपाली, ये वैरायटियाँ ज़्यादा अच्छी चलती हैं। ठीक है, बैठिए। और आप और भी थे साहब, आपने भी हाथ उठाया था, आप भी किसान हैं, क्या नाम है आपका? ये काम मेरा है, आप बस अपना बताइए। मेरा नाम कुंदन सिंह है और मेरी गंगा नर्सरी हसनपुर रोड पे चलती है। जहाँ तक हम आम की बात कर रहे हैं तो आम की प्रजातियाँ यहाँ जो अमरोहा ज़िले में सबसे ज़्यादा अच्छी चलती हैं, लंगड़ा, चौसा, दशहरी और मियाजाकी की अगर हम बात करें तो मियाजाकी अभी नया आया है, खाने में भी इसका टेस्ट अच्छा है और इसका जो रेट है वो काफ़ी ऊंचाइयों को छू रहा है। तो मियाजाकी का पौधा भी हम लगा के अपनी खेती में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन सिंह है। कुंदन सिंह जी, देखिए कुंदन सिंह भी बता रहे हैं, हमारे किसान हैं कुंदन, और किस तरह से वो लगातार खेती कर रहे हैं ये बताने की कोशिश हमारे किसान कर रहे हैं। और भी कोई किसान या किसान बहन बताना चाहती है तो जल्दी से हाथ उठा सकती है और बता सकती है। तो देखिए, और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से बता सकता है, समझा सकता है। आप बताना चाहेंगे?
आप खड़े हो जाइए। सर मेरा नाम अमित है, मैं अमरोहा से ही हूँ। और आम की सघन बागवानी के लिए हम जैसे इन्होंने मतलब अरुणिमा जो हमारी प्रजाति है वो 3 मीटर पे हम लगा सकते हैं, और जो बागवानी और जो आम की फसलें हैं वो हम 4 से 5 मीटर पे लगाते हैं। तो उसमें अरुणिमा जो है ये सबसे सघन बागवानी के लिए हम इसे लगा सकते हैं। ठीक है, बैठिए। तो देखिए अनिल भी बता रहे थे, युवा किसान हैं, तमाम किसानों ने जवाब दे दिया है। अब चलते हैं एक्सपर्ट्स के पास, उनका जवाब भी जान लेते हैं, उनका क्या इसको लेकर राय है वो भी समझ लेते हैं, और साथ ही वो विस्तार से आपको इसके बारे में जानकारी भी देंगे, और ये भी तय करेंगे कि कौन है किसान कब का हकदार। इसमें हमारे लगभग जो भी किसानों ने इसके उत्तर दिए हैं कि आम की सघन बागवानी के लिए कौन सी प्रजाति सही है। पहले इस बात को समझिए कि आम की सघन बागवानी कहाँ से विकसित की गई। यह आम की सघन बागवानी जो है आपके पंतनगर से डॉक्टर संतराम द्वारा विकसित की गई थी सबसे पहले, और इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले जो आजमाया गया था, टेस्टिंग की गई थी, वो दशहरी पे की गई थी पंतनगर में, और उसमें काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल रहा था। काफ़ी किसानों को इसमें ट्रेनिंग दी गई थी, काफ़ी किसानों को प्रचार किया गया था। उसके पश्चात में आम की और प्रजातियां भी आईं, लेकिन उसके में सबसे जो सटीक बैठी पैदावार के लिए भी और उसको हाइट के हिसाब से देखा गया तो उसमें आम्रपाली जो है वो सबसे सटीक प्रजाति निकली है हाई डेंसिटी के लिए, जो सघन बागवानी जिसको कहते हैं। और ये मतलब इसका टेस्ट भी है, तभी आपने जो देखा होगा कि आम्रपाली का जो स्वाद भी है वो दशहरी से लगभग मिलता जुलता है। तो ये कहा जाए कि इसमें जो सघन बागवानी के लिए सबसे सटीक और जो सबसे सही प्रजाति है वो आपकी आम्रपाली है। और इसका जो सही उत्तर हमारे सभी किसानों ने ज़्यादातर दिया है, लेकिन जो सही उत्तर जो सबसे पहले दिया है और उसके बाद में जो पुनरावृत्ति हुई है सभी की, उसमें धर्मेंद्र जी का सही उत्तर है। और ये प्रजाति किसानों के लिए हम लोग भी, कृषि विज्ञान केंद्र भी इसके लिए प्रचार प्रसार कर रहा है। ये मतलब हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र भी इसके लिए काफ़ी जनपद में प्रचार प्रसार कर रहा है। एक डेमो के रूप में हमने अपने कृषि विज्ञान केंद्र पर भी इसका एक प्रदर्शन लगाया हुआ है कि किसान भाई देख सके, जिससे कि हाई डेंसिटी का बाग कैसे लगा, सघन बागवानी का प्रदर्शन कैसे लगा सकते, कैसे उसको बागवान आप प्लांटेशन कर सकते हैं। तो ये मैं कह सकता हूं कि आम्रपाली इसके लिए सही है, और इसका सही उत्तर जो दिया है वो हमारे धर्मेंद्र जी किसान हैं, प्रगतिशील किसान, उन्होंने दिया है। तो एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत। आइए धर्मेंद्र जी, जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए, क्योंकि इन्होंने दिया है सही जवाब और इन्होंने लगातार कोशिश की है और कामयाबी इनको मिली है, तो इसलिए तालियां बनती हैं। लीजिए सम्मान। तो देखिए और भी सवाल हैं जो हम आपके सामने रखते हैं और आपको भी सम्मानित करते हैं, इसलिए आपसे कोशिश करेंगे कि आप भी हाथ उठाएं, आप भी बताएं, आप अपनी जानकारी और लोगों तक पहुंचाएं और दर्शकों तक पहुंचाएं। इसलिए हम आपके सामने प्रश्न रखते हैं, आम की फसल लेने के लिए कौन कौन सी खाद डाली जाती है। तो आम की फसल को लेने के लिए कौन कौन सी खाद आप लोग डालते हैं, जल्दी से हाथ उठाइए। देखिए पीछे से हाथ उठ रहे हैं, आगे से भी उठ रहे हैं, तो सबसे जान लेते हैं, सबसे समझ लेते हैं कि किसका आंसर सही है। आइए जरा आपसे बात कर लेते हैं। कोई बात नहीं। मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है, गांव फतेहपुर समाली, विराट गजरोला से ही हूँ। आम की फसल के लिए जुलाई अगस्त में गोबर की खाद डालनी चाहिए, उसके बाद अक्टूबर के आसपास जो है रासायनिक खाद डालनी चाहिए। यही आम की फसल के लिए अच्छी उत्तम खाद है। ठीक है, गोबर की और रसायन की खाद के बारे में बता रहे हैं चंद्रपाल जी, किसान है, और भी लोगों ने हाथ उठाया। आइए जरा खड़े हो जाइए, आपसे भी जान लेते हैं। नाम बताइए। सुनील चौहान, CEO FPO में, प्रगतिशील FPO। आम के लिए सबसे जरूरी है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और उसके साथ चूना, बुझा हुआ चूना। ठीक है, बढ़िया सुनील। और भी लोगों ने हाथ उठाए थे, जो हाथ यहाँ से उठा रहे थे। आइए जरा आपसे बात। रामचंद्र सैनी। रामचंद्र जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। ये आम के बारे में पूछ रहे थे, बता रहा हूँ। डाई लगाते हैं, कैल्शियम लगाते हैं जी, और पोटाश लगाते हैं जी आम की जड़ में। डाई लगाते हैं, कैल्शियम लगाते हैं, हाँ, पोटाश लगाते हैं, और क्या लगाते हैं? और जिंक लगाते हैं। और जिंक लगाते हैं। हाँ जी, बूढ़े का खाद डालते हैं जी। और बूढ़े का खाद डालते हैं। ठीक है, बैठिए। और भी कोई बताना चाहता है? ये बहन बताना चाहती है। देखिए महिलाओं ने भी हिम्मत करनी शुरू कर दी है, हालांकि महिलाएं सबसे ज्यादा हिम्मत वाली होती हैं, लेकिन यहाँ देरी से हिम्मत कर रहे हैं आप। मैं अनिता देवी और क्षेत्र से स्वानी हूँ, और मैं खाद के बारे में बता रही हूँ कि जो जैविक खाद जो केचुए से निकलता है वो सबसे ज़्यादा आम के लिए लाभदायक होता है। तो जैविक खाद जो केचुए से निकलता है वो सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है जी। और जो मतलब रासायनिक होता है वो ज़्यादा पौष्टिक होता है, और जो
सोडियम मतलब घर का जो गोबर गया तो खाद होता है वो ज़्यादा लाभदायक होता है। ठीक है, तो गोबर का सबसे लाभदायक होता है। देखिए तमाम लोगों ने जवाब दे दिया है, महिलाओं ने भी और किसानों ने भी समझा दिया है कि कौन सा खाद सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। लेकिन अब हमारे विशेषज्ञ आपको समझाएंगे कौन सा खाद सबसे ज्यादा लाभदायक है, सबसे फायदेमंद है और सबसे ज्यादा अच्छी फसल देता है। तो चलते हैं एक्सपर्ट्स के पास और जानते हैं कि किसने दिया है सही जवाब, कौन है किसान कप का हकदार, ये भी हमारे एक्सपर्ट्स ही बताएंगे। किसान भाइयों ने बताया जैसे गोबर की सड़ी हुई खाद है और उसके साथ में केंचुए की खाद है और रासायनिक खाद का भी आप लोगों ने बताया कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की उसकी ज़रूरत रहती है। लेकिन इनमें सभी में जो अलग जवाब दिया है वो हमारी मातृशक्ति की तरफ से आया है कि उसमें जैविक खाद का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जैविक खाद, रासायनिक खाद और उसके साथ साथ में गोबर की खाद तो सभी लोग इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन जो जैविक खाद है, जैविक खाद से हमारी मिट्टी का भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है और पौधे के आसपास का जो मिट्टी का वातावरण है उसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या भी ज़्यादा बढ़ती है, जिससे कि पौधे ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उनकी वृद्धि और विकास भी अच्छा होता है और उसमें जो फल की जो क्वालिटी है, उपज है, वो भी अच्छी होती है। तो मैं इनको ही कहूँगा कि अनीता ही कप के हकदार रहेंगे। ठीक है, देखिए एक ही महिला हैं जिन्होंने हिम्मत की थी और उनकी हिम्मत को यहाँ जज्बे को सलाम किया जा रहा है। आइए आपको दिया जाता है किसान कप, क्योंकि आपने सही जवाब दिया और इसीलिए आपको दिया जाता है किसान कप दूरदर्शन किसान की तरफ से इस मंच पर, क्योंकि आपने सही जवाब दिया हमारे विशेषज्ञों के अनुसार और इसीलिए ये सम्मान के हकदार आप बने। जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसीलिए आप किसान कप के हकदार बन गए। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के अभियान में साथी और सहयोगी की भूमिका में है डबल इंजन सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों ने उत्तर प्रदेश की नारी का किरदार कैसे बदला, इसका दर्पण है मिशन उन्नति। इसके अंतर्गत एक सूचकांक विकसित किया गया है जिससे सरकारी प्रयासों से हो रहे महिला सशक्तिकरण को मापा जा सकता है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक WEE इंडेक्स के अनुसार उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में महिला श्रम बल में हर वर्ष वृद्धि दर्ज की। 2017 के बाद हुए इस बदलाव का आधार बनी चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था एवं मिशन शक्ति का विजन, जिसने महिलाओं को सुरक्षित बनाया, स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त किया। व्यवसाय, तकनीक एवं अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण से सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों ने स्वयं सहायता समूहों, आसान ऋण एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भरता के नए द्वार खोले। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। इस फेस्टिवल सीजन गिफ्ट योरसेल्फ योर फर्स्ट बाइक और कार, क्योंकि इन पर जीएसटी के पहले के दौर में जो 28% टैक्स होता था वो अब घटकर सिर्फ 18% रह गया है। कम टैक्स, ज्यादा बचत का उपहार, खुशियों वाले त्योहार। नेक्स्ट जेन जीएसटी। प्रश्न मंच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और जो सिलसिला इस मंच पर चल रहा है प्रश्न उत्तर का, उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और किसानों से सवाल पूछते हैं और किसानों से जानते हैं कि उनकी जानकारी कितनी सटीक है, कितनी सही है और लगातार विशेषज्ञ तय करेंगे कि कौन सही बता रहा है, कौन गलत। लेकिन अगर वो गलत भी बताएंगे तो यहां करेक्ट हो जाएंगे, इसलिए गलत बताने से मत कतराइए, अपनी जानकारी को सही यहां करके जाइए और किसान कप भी पाइए। और इसीलिए हम आपसे पूछते हैं अब सब्जी से जुड़े हुए सवाल, सब्जी की खेती से जुड़े हुए सवाल। सब्जियों के बीज बोने से पहले किस फफूंदी नाशक दवा से उपचारित करना चाहिए, ये आपको बताना। जल्दी से हाथ उठाइए और देखिए हाथ पीछे से उठ गए हैं, इसलिए शुरुआत पीछे से ही कर लेते हैं। उनसे जान लेते हैं सबसे पहले कि वो क्या बताना चाहते हैं। आइए सबसे पहले आपसे पूछते हैं। मेरा नाम ऋषिराज शर्मा है, ग्राम फतेहपुर छितरा जी।
सब्जी के बीज को ट्राइकोडर्मा में अंकुरित करके तब उसको बोना चाहिए, उस पर फफूंदी नहीं आएगी। ठीक है, बस यही बताना चाहते हैं। हाँ जी। ठीक है, बैठिए। और भी हैं लोग जो बताइए सर, आपसे पूछना, आप बुजुर्ग हैं। हाँ। आप बताइए। सब्जी के लिए ज़्यादातर ट्राइकोडर्मा और कार्बनडाइज्म के लिए जो है उसका फफूंदी नहीं आनी चाहिए, कार्बनडाइज्म लगाना चाहिए। कार्बन डाई भी लगाना चाहिए। ये आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ये बात के लिए। ठीक है चौधरी साहब, बैठिए। और भी लोग हैं, जरा और लोगों से बात करते हैं। जरा आपसे, आपकी नजरें चुरा रहे हैं, आइए जरा बताइए कहाँ से आए, खड़े हो जाइए। मेरा नाम जयपाल सिंह है, जोगपुरा से हैं। जोगीपुरा से आए हैं? हाँ जी। जयपाल जी बताइए। ये ट्राइकोडर्मा ही लगता है इसमें फफूंदी के लिए। ट्राइकोडर्मा ही लगता है, और भी कुछ लगता है? और ये साफ वगैरह आ रहे हैं, ये फंगस के ही हैं। ठीक है, यही लगता और भी कोई बताना चाहता है? और भी लोग यहाँ बताना चाहते थे, आइए जरा आपसे बात करते हैं। आप बताना चाह रहे थे? ट्राइकोडर्मा से तो करते हैं, इसके साथ में सबसे अच्छा फफूंदीनाशक सल्फर होता है, सल्फर के द्वारा भी। और आजकल जो नैनो डीएपी आ रही है, नैनो डीएपी के बाद उससे भी बीज का संशोधन कर से भी नई चीज उन्होंने बताई। आप बताना चाह रहे थे, आप भी आइए जरा। मेरा नाम अमित है। पहले तो ट्राइकोडर्मा होता है जो हमारा ऑर्गेनिक होता है, और दूसरा हम उसमें बीजामृत जो हमारा होता है, जो हम गाय के गोबर और गोमूत्र से तैयार करते हैं, उससे भी हम बीजों को बीज उपचारित कर सकते हैं। ठीक है, बैठिए अनिल। और भी कोई बताना चाहता है? बहनें बताना चाहती हैं, कोई बहन बताना चाहती है किस तरह से होता है? अच्छा, भैया भी बताना चाहते हैं, आइए भैया जी। केमिकल की तरफ जाएं तो ट्राइकोडर्मा है सबसे बढ़िया, और उसके बाद जो जीवामृत है, जीवामृत भी कुछ है, परंतु इससे भी अच्छा, क्योंकि सब्जी एक सीधा सीधा रोजाना प्रतिदिन खाने वाला खाद्य पदार्थ है, और सब्जी ऐसी होनी चाहिए जो केमिकल मुक्त हो और वो शरीर को ज़्यादा घातक ना पहुँचे। उसके लिए जो है हम रासायनिक ना होकर एक पेड़ पौधों के द्वारा उसका हम एक घोल बनाएंगे, जिसमें आंकड़ा है, जिसमें नीम है, जिसमें कड़ी पत्ता है, जिसमें गिलोय है और जिसमें एलोवेरा है। इस प्रकार से हम बनाने के बाद अगर उसमें लगाएं और उसे सब्जी करें और उसका ही स्प्रे करें तो वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि आज मनुष्य सबसे ज़्यादा बीमारियों का जो घातक है वो केमिकल का ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा पैदावार होती है। परंतु हम इस तरीके से जाएं, जीवामृत की तरफ जाएं, रासायनिक जो केमिकल ना लगा के हम पेड़ पौधों से बनाया हुआ वो बनाएं अपने स्वयं के, और बिना कॉस्ट के है, बिना लागत के, जीरो बजट के हम इससे सब्जी उत्पादन कर सकते हैं और मनुष्य को स्वस्थ बना सकते हैं, भारत को अच्छा कुल मिला रसायन मुक्त है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पृथ्वी सिंह है और ग्राम छोया से मैं किसान हूँ। मेरे पास 27 बीघे जमीन है। ठीक है, पृथ्वी सिंह, देखिए अब कितनी मजबूत आपका जो है सवाल का जवाब रहा, ये तो हमारे विशेषज्ञ ही बताएंगे। और चलते हैं विशेषज्ञों के पास और विस्तार से भी वो बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या है। देखिए किसान भाइयों, आपको यहाँ समझने की ये ज़रूरत है कि पहले जो पूछा गया था वो प्रश्न क्या था। आपसे पूछा गया था कि फफूंदी नाशक क्या है। आपने जो जवाब बताए हैं वो सही हैं, लेकिन वो किसी दूसरे प्रश्न के उत्तर हो सकते हैं। इसमें आपको समझना होगा 3 टेक्निक होती हैं, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और एक होता है राइजोबियम कल्चर। उसके लिए एक शॉर्ट में टेक्निक्स बोला जाता है FIR। फंजीसाइड जो फफूंदी से रोग होते हैं उनको मारने के लिए इस्तेमाल होता है। इंसेक्टिसाइड जो कीटों से रोग होते हैं, कीट जो प्रभावित करते हैं हमारी फसल को, उनके रोकथाम के लिए होते हैं। और राइजोबियम कल्चर जो आप लोगों ने बताया कि हम जीवामृत या इन चीज़ों से उपचार करेंगे, तो पौधे की वृद्धि इनहेंस मतलब उसको बढ़ाने के लिए, उसका बीगर बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और यही चीज़ें हमारे रसायन में भी हो सकती हैं। जबकि हम जब ट्राइकोडर्मा की बात करते हैं तो वो एक जैविक उत्पाद है, ना कि एक रसायन। तो ट्राइकोडर्मा से उपचार अगर हम कर रहे हैं तो वो फफूंदी के रोगों को रोकेगा। एक होता है बिवेरिया बेसियाना। बिवेरिया बेसियाना से अगर हम उपचार करते हैं तो वो कीटों की रोकथाम करेगा। और राइजोबियम कल्चर, चाहे वो किसी भी तरह का बैक्टीरिया हो, बेसिलस हो आपका, या और जो आपकी क्रॉप्स हैं, जितनी भी फसलें हैं, आप उनका उपचार करते हैं तो वो उसको जो पोषक तत्व हैं, हमारी मिट्टी में पड़े हुए पोषक तत्व हैं, वो उपलब्ध कराएंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न के हिसाब से उत्तर दिया था वो सटीक दिया था हमारे ऋषिराज जी ने। ऋषिराज जी, तो आई थिंक ये उन्हीं को इस कप का वे हकदार हैं और उनको ये कप दिया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। आइए ऋषिराज जी, जोरदार तालियां इन बुजुर्ग के लिए बजा दीजिए, क्योंकि इन्होंने दिया है हमारे विशेषज्ञों के अनुसार सही जवाब, और इसीलिए इन्हें इस किसान कप से नवाजा जाता है। बहुत शुक्रिया।
सही जवाब आपने दिया और इसीलिए आप किसान कप के हकदार बन गए। और भी लोग बन सकते हैं, और भी प्रश्न हैं हमारे पास जो हम उनके सामने रखेंगे और उनकी जानकारी को परखेंगे। तो बिना देरी किए एक और प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं। सब्जियों की पौध की रोपाई किस समय, सुबह या शाम करनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न हमने आपसे पूछा है और हम देखिए महिलाओं से शुरुआत करते हैं। महिलाओं ने हिम्मत की है हाथ उठाने की, तो इनसे शुरुआत कर लेते हैं। आइए बहन। मेरा नाम बबीता है और सब्जियों की उगाई के लिए पहले हमें सुबह के समय में ही वो रोपाई करनी चाहिए उसकी। ठीक है, बबीता जी बैठिए। और भी देखिए बहनों ने हाथ उठाया था, यहाँ से आपने हाथ उठाया था। आइए बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा, फतेहपुर से। नाम वो सब्जियों के बारे में पूछ रहे थे जी। सुबह शाम को बोते हैं सब्जी, सुबह शाम? सांझ के टाइम बोते हैं। अच्छा, शाम को बोते हैं। ठीक है, तो चलते हैं और भी लोगों से पूछते हैं। मेरा नाम पृथ्वी सिंह है। अच्छा लगता हाँ, जमीन से मिला हुआ है। और ये शाम को लगाया जाता है तो वो क्योंकि उसे 13-14 घंटे उसे छाँव में मिल जाते हैं और पौधा जो है सरवाइव कर जाता है। सुबह को जब दोपहर में धूप निकलती है तो उसकी जो आगे को बढ़ने की क्षमता है, कुछ पौधे जरूर सूख जाते हैं। शाम को लगाने से रिजल्ट हमारा 100% रहने की संभावना रहती है। ठीक है, पृथ्वी सिंह जी बैठिए। भैया जी आइए जरा, आपसे ही पूछते हैं। आप नाम बताइए पहले। मेरा नाम कुंदन सिंह है और गांव सिहाली जहांगीर है। मैं भी किसान हूं और सब्जियों की जो रोपाई है और उनको लगाने का सबसे ज़्यादा अच्छा समय है वो शाम में लगा सकते हैं, क्योंकि हमें जब उनको पूरी रात मिल जाती है तो पौधे अच्छे से सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, तो पूरी रात मिल जाती है तो पौधे अच्छे से सरवाइव कर जाते हैं। और भी कोई बताना चाहता है? यहाँ और लोग भी बताना चाह रहे हैं। देखिए एक बहन पहले ही हालांकि सम्मानित हो चुकी हैं, लेकिन बताना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, पूछ लेते हैं आपसे। सर मैं ये कह रहा था, मतलब शाम के समय जो सब्जी बोई जाती हैं उसमें पूरी रात का समय मिलने पर सब्जी बढ़िया से बढ़िया उगाई जाती हैं। और सुबह सूर्य उदय होने से, मतलब जैसे खेती होती है जैविक धूप में, उनको जो ज़मीन होती है वो पपड़ा जाती है और सुबह रात के समय से ज़मीन पपड़ाती नहीं है। ठीक है, बैठिए। तो देखिए तमाम जो लोग हैं, और भी कोई जवाब देना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है। चौधरी साहब बताना चाहते हैं। देखिए रुकिए जल्दबाजी। हाँ, मेरा नाम चौधरी राजेंद्र सिंह है और दर सिंह फार्म हाउस से बोल रहे हैं। सब्जी का काम शाम को ठीक रहता है, शाम को लगानी चाहिए। सब्जियों का काम शाम को ठीक रहता है, चौधरी साहब कह रहे हैं। और भी कोई कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है? शांति स्वरूप नाम मेरा, तिगरिया खादर रहता हूँ मैं। सर गन्ना, धान, गेहूं ये खेती करता हूँ और खेती के तो हमारे अंदाता ही आप हाँ। बैठिए शांति स्वरूप जी। और भी कोई बताना चाहता है तो बता सकता है, नहीं बताना चाहता तो चलते हैं एक्सपर्ट्स के पास, उनसे जानते हैं इसका क्या है सही जवाब। साथ ही वो ये भी तय करें कि कौन है किसान कप का हकदार। देखिए इसमें हमारे ज़्यादातर जो किसान भाई हैं और मातृशक्ति है, उन्होंने सभी ने एक दो को छोड़ करके सभी ने जवाब सही दिए हैं। और जो हमारी पहली बहन ने जवाब दिया है लगभग उसी की ही पुनरावृत्ति और भी किसान भाइयों ने की है। लेकिन ये समझना चाहिए कि ये शाम को ही लगाने के लिए क्यों कहा जाता है, आखिर को सुबह के शाम पे या दोपहर को लगाने के लिए क्यों नहीं कहते हैं, इसके पीछे की वैज्ञानिक पहलू क्या रहा है वो भी एक आपको समझने की आवश्यकता है। कि देखिए जो भी हम पौध लगाते हैं, चाहे वो आपकी फूल गोभी हो, बंद गोभी हो, टमाटर है, मिर्च है, बैंगन है, आपकी शिमला मिर्च है, ये सभी पौधे जितनी भी आप तैयार करते हैं लगभग 25 से 30 दिन की पौधा हम ज़्यादातर खेत में उखाड़ करके और दूसरी जगह लगाते हैं। तो ये 25 से 30 दिन की ही पौध लेनी चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा दिन की पौध लेते जाएंगे तो उसके में मरने की संभावना बढ़ती चली जाती है, और इससे कम अवधि की पौध लेंगे तो उसमें भी मरने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए 25 से 30 दिन का कहा गया है कि अगर अच्छी बढ़वार है और आपकी ज़मीन में आपने गोबर की खाद, सड़ी हुई खाद का या बर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया है तो आपकी 25 दिन में पौध रोपाई के लिए योग्य हो जाएगी। और 25 दिन के बाद जहाँ पौध डाली जा रही है उसमें गोबर की सड़ी खाद का या बर्मी कंपोस्ट का जरूर प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि जब आप पौध को उखाड़ें तो उसकी जड़ जो है, जो मुख्य जड़ है, वो आपकी टूटनी नहीं चाहिए। अगर वो जड़ टूटेगी तो आपका पौधा जहाँ पे आप लगाएंगे वहाँ पे उसकी मरने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए एक तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जब हम पौध उखाड़ें उससे 24 घंटा पहले उसमें हल्की सा पानी जरूर सिंचाई कर देनी
चाहिए, हल्की सिंचाई जरूर करनी चाहिए। और जहाँ खेत पे शाम के समय से मतलब है कि यदि इसमें थोड़ा सा निर्भर ये करता है कि अगर हम शरदकालीन की पौध लगा रहे हैं तो वो दोपहर से भी लगाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन गर्मियों की अगर हम पौध लगा रहे हैं, गर्मियों में जैसे कि अभी आपकी अगेती फूल गोभी लगानी है, अगेती बंद गोभी लगानी है, तो उसकी पौध सामान्यतः आपको 3-4 बजे के आसपास से ही लगाना शुरू करना चाहिए। और लगाने के बाद में उसमें स्टार्टर डोज जिसको कहते हैं ना, कि उसमें 1% यूरिया का घोल बना करके पानी के साथ देना चाहिए, या नहीं कर सकते तो सादा पानी जरूर देना चाहिए, जिससे कि पौध जो है उसको 12 से 13 घंटे 14 घंटे एक का समय मिलेगा, जिसमें पौध वो आपकी खड़ी हो सकेगी। तो इस तरह से मेरे समझता हूँ कि सभी के प्रश्न दिया। सबसे पहले जो हमारी बहन ने प्रश्न दिया है का उत्तर दिया है उसका ही सही माना जाएगा। सभी बहनों ने और हमारे भाइयों ने लगभग सभी ने जवाब दिया, लेकिन प्रथम जो सही उत्तर दिया है वो पूजा ने दिया है, और सभी ने उन्हीं के प्रश्नों का उत्तर का ही पुनरावृत्ति की है। इसलिए इस कप की एक्चुअल हकदार सही हकदार है वो आपकी पूजा है। तो मैं चाहूँगा पूजा को इसको ये कप दिया जाए। आइए पूजा जी, बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसीलिए किसान कप के हकदार आप बन गए। और भी प्रश्न हैं, और प्रश्न हम अब बहुत लोगों से पूछना चाहते हैं लेकिन आप लोग बताना नहीं चाह रहे, इसलिए आपसे निवेदन और अनुरोध एक बार फिर से करेंगे कि प्रश्न बहुत गौर से सुनिए और हाथ उठाइए और बताइए किसान कब पाइए और फिर जाइए। तो देखिए, हम आपके सामने सवाल रख रहे हैं और सवाल है प्राकृतिक खेती और रासायनिक खेती में क्या अंतर है। देखिए, अब सब्जियों की खेती आप करते हैं, आम की खेती आप करते हैं, तो प्राकृतिक खेती और रासायनिक खेती का अंतर के बारे में आपको बताना है। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए प्राकृतिक खेती और रासायनिक खेती में क्या अंतर है। चलिए आपसे पूछ लेते हैं, हालांकि पहले ही आप सम्मान पा चुके हैं लेकिन फिर भी आपको मौका देते हैं, आप बताइए जरा। मैं लक्ष्मी नारायण गर्ग। प्राकृतिक खेती जो है ना, वो जैसा कि इसका नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि पुरानी पद्धति से की जाए। इसमें किसी भी जो इसको कहते हैं जहर मुक्त खेती, कि हम जहरीले पदार्थ अपने जो कीटनाशक हैं, यूरिया है और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका इस्तेमाल ना करें। और उसके लिए जो प्राकृतिक रूप से जो हम बीमारी हर जगह आती है, आदमी को भी आती है, फल को भी आती है, पेड़ को भी आती है, उसके लिए हमको चाहिए कि हम बीमारी के लिए प्राकृतिक रूप से दवाई तैयार करें। गौमूत्र है, आंकड़ा है, नीम है, फिटकरी है, मिर्च है, इन चीज़ों का घोल बना करके उसको सड़ा के उसका प्रयोग करें तो उससे सब भागती है। ये प्राकृतिक खेती में है। तिवारी जी, उसके अलावा जो रासायनिक खेती है वो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। हमें जल्दी उत्पादन लेना है, बैंगन लग रहे हैं, हर रोज दवाई लगाए जाओ, बैंगन तोड़े जाओ, हर रोज लौकी में दवाई लगाए जाओ और तोड़े जाओ। एक दिन में हमने खूब लौकी लगाओ और पाओ एकदम। हाँ, ठीक है तिवारी जी, बैठिए। देखिए, अब तमाम लोगों ने सुन लिया होगा, अगर तिवारी जी को भी सुन ले तो कॉपी करके मुझे लगता है किसान कब पा सकते हैं। मेरा नाम पृथ्वी सिंह है, और जैसा अभी हमारे इन्होंने बड़े किसान जी ने बताया, प्राकृतिक खेती का मैं बताना चाहूँगा कि भारत में सबसे ज़्यादा केमिकल जो है पंजाब में लगाए गए। और अगर एक रिसर्च आई है कि सबसे ज़्यादा जो कैंसर रोगी हैं वो भी पंजाब में कोई एक क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा है। आज लोग प्रकृति तो हमेशा मतलब पुरानी नहीं, प्रकृति हमेशा नहीं रहेगी, और प्रकृति के साथ अगर मिलकर खेती की जाती है तो वो सबसे बढ़िया मनुष्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। प्रकृति में हम पौधों को बेकार करके कूड़ी में भी डाल देते हैं। कल्चर, प्रकृति का जो पौधे हैं उन्हें कल्चर मतलब खाद के रूप में प्रयोग करें और उन्हें लगाएं, और मल्टी लेयर मतलब 3 खेती, 2 खेती। और रासायनिक खेती में अंतर हाँ, बता दीजिए। और रासायनिक खेती में सीधा अंतर है, जो रसायनों से युक्त खेती की जाती है, केमिकल लगाए जाते हैं, वो रसायन वाली खेती होती है। और प्रकृति के उपहार में जो मिला हुआ उसके द्वारा जो खेती होती है वो प्रकृति खेती कही जाती है। मनुष्य के लिए, पूरी दुनिया के लिए प्राकृतिक खेती ही कामयाब होगी, और वो आ रही है। चलिए, बहुत अच्छा। आइए आप भी जरा आप बताना चाहते हैं। मेरा नाम कुंदन सिंह है और कुंदन सिंह जी बताइए। मैं प्राकृतिक और रासायनिक खेती के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जो प्राकृतिक खेती है वो हमारी सेहत के लिए तो अच्छी है ही है, और हमारी ये जो रासायनिक खेती है इसमें हम ज़्यादा फसल तो ले सकते हैं लेकिन ये हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है।
और इसीलिए हमें प्राकृतिक point है। खेती की तरफ जाना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर जाना चाहिए, आप भी बताना चाहती हैं मुझे लगता है बहन। नाम बताइए। महेंद्री मेरा नाम, फतेहपुर के रहने वाले हैं। हाँ महेंद्री बहन बताइए। खाद के लिए जो तुम केचुओं का खाद है उसे डालो, सब्जी में भी, सब्जी में, और गौमूत्र बना लो, उसमें बेसन डालो, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालो, नीम के पत्ते डालने हैं, जब बनाना है वो जब डालना है खेतों में। ऐसा लग रहा है सब्जी की रेसिपी बताई। चलिए बहुत अच्छा, लेकिन बताने की कोशिश जरूर की है बहन ने भी, भाइयों ने भी। और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से आप बता दीजिए कुछ। आप पहले नाम बताइए, जरा खड़े हो जाइए, कुछ तो बताइए, कहाँ से आए, क्या करते हैं? मैं गजरौला से हूँ, मेरा नाम ऋषिपाल सिंह है। ऋषिपाल जी क्या करते हैं? जी, मैं प्रकृति प्रेमी हूँ। प्राकृतिक खेती में यही है कि जो भी अपना प्राकृतिक में उपलब्ध है उत्पाद, उन्हीं के द्वारा बनाया गया हुआ जो हुआ है उसी से करनी चाहिए। चलिए, फिर भी जवाब देने में कोताही है। आइए जरा जल्दी से बताइए। सुनील चौहान, रासायनिक खेती में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है और प्राकृतिक खेती में शून्य बजट खेती होती है। इसमें समय मुख्यतः होती है जुताई, जीरो जुताई की आवश्यकता प्राकृतिक खेती में नहीं होती है। और इसमें मल्चिंग वगैरह जो प्रकृति में उत्पन्न है, जैसे जीवामृत, घनजीवामृत, बीजामृत, इन सब से प्राकृतिक खेती की जा सकती है। इसमें मुख्यतः जीरो बजट खेती। ठीक है, जीरो बजट खेती होती है हमारे किसानों के अनुसार प्राकृतिक खेती, और इसीलिए वो करते हैं। लेकिन रसायन खेती में ज्यादा खर्चा आता है, ज्यादा मेहनत लगती है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन अब विशेषज्ञ बताएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अंतर है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। साथ ही ये भी तय करेंगे किसने दिया है सही जवाब, कौन है किसान कब का हकदार। चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास। देखिए, प्राकृतिक खेती जो है का मतलब है कि किसान के यहाँ जो चीजें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं उनका प्रयोग करते हुए खेती करना। जैसे पोषक तत्व देने के लिए गुड़, बेसन, गाय का गोबर, गोमूत्र, ये सारी चीज़ें पोषक तत्व के लिए प्रयोग की जाती हैं। उससे जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, ये सब बनाए जाते हैं। और जो पौध रक्षा के लिए आपको जो प्राकृतिक रूप से नीम उपलब्ध है, करंज उपलब्ध है, ऐसे सारे पौधे जिसे जानवर नहीं खाते, उन पत्तियों का प्रयोग करते हुए उनको सड़ाकर गोमूत्र, गोबर के साथ प्रयोग करके हम जब पादप रक्षा करते हैं तो इस विधि को हम कहते हैं प्राकृतिक खेती। रासायनिक खेती में हम उर्वरक का भी प्रयोग करते हैं, जो कीटनाशी हैं केमिकल वाले, उनका भी प्रयोग करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। सबने लगभग सही उत्तर दिया, लेकिन सबसे अच्छा उत्तर पृथ्वीराज जी ने दिया है, पृथ्वी सिंह जी ने दिया है। तो देखिए, हमारे एक्सपर्ट्स के अनुसार पृथ्वी सिंह ने सही जवाब दिया। और देखिए, आइए पृथ्वी सिंह जी, आपको दिया जाता है किसान कप, क्योंकि आपने सही जवाब दिया है और सही जवाब देने की कोशिश लगातार आप कर रहे थे। भले ही पृथ्वी से प्राकृतिक की तरफ बढ़ने में दिक्कत जरूर आ रही थी। चलिए, बहुत शुक्रिया सही जवाब देने के लिए। बैठिए आप। और भी सवाल जवाब हम करेंगे। एक योजना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है उस पर सवाल पूछेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। एक बार फिर से किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। और एक महत्वपूर्ण योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जो भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, उससे जुड़े हुए इस मंच पर अंतिम सेशन में कुछ सवाल हम आपसे लेंगे और उसके बाद समाप्ति की तरफ बढ़ेंगे। तो इसलिए आपसे पूछते हैं हम, किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है, इसके बारे में जरा बताइए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में बताइए और किसान का सम्मान के साथ इस मंच पर पाइए हमारे विशेषज्ञों को
समझाइए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में आप क्या जानते हैं। तो देखिए, वही लोग हाथ उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले ही सम्मान पा चुके हैं। हम मौका और लोगों को भी देंगे। देखिए, आइए जरा आपको देते हैं। बताइए बहन, पहले नाम बताइए। मेरा नाम बबीता है, मैं सलामपुर की रहने वाली हूँ। किसान क्रेडिट कार्ड हमारी वो एक किसान जो मतलब हम कुछ अपने किसान खेती करना चाहते हैं, उसके लिए हम अब किसान क्रेडिट कार्ड से हम 50,000 रुपये निकाल सकते हैं अपनी खेती के लिए। और हमें ये बैंक 7% क्रेडिट कार्ड के हिसाब से देती है। ठीक है, चलिए बैठिए बबीता जी। आइए, कुंदन जी बताना चाहते हैं। कुंदन जी भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए इनसे बात कर लें। मेरा नाम कुंदन सिंह, ग्राम सिहाली जागीर। गवर्नमेंट ने जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई है वो इसलिए चलाई है ताकि किसानों को आगे लाया जाए, और इसमें बहुत ही कम ब्याज पे, मतलब जहाँ तक बैंक वालों का मानना है कि 4% पे 1 वर्ष के लिए अगर 1 लाख रुपए देगी तो उस पर 4 ही हज़ार रुपये वापस लेगी। इसलिए किसानों को आगे लाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई गई है। ठीक है, किसानों को विकास के पथ पर लाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई गई है। आप भी बताना चाहते हैं? मेरा नाम अमित है। किसान क्रेडिट योजना में हमें 7% पे लोन मिलता है, 7% इंटरेस्ट पे, जिसमें से 3% हमें वापस मिल जाता है, 4% हमारा पड़ता है। और ये हमारी फसलों के लिए ऋण मिलता है। जो हमारी फसलें हैं, जैसे हम कोई भी फसल बोना चाहते हैं, गन्ना हुआ, धान हुआ, उसके लिए हमें सरकार फसली ऋण देती है। ठीक है जी सर। ठीक है अमित, बैठिए। और भी देखिए, चौधरी साहब भी बताना चाहते हैं, हालांकि मन में बताना चाहते हैं। किसान, मेरा नाम चौधरी राजेंद्र सिंह है। किसान क्रेडिट योजना से हमारे तमाम किसानों को भारी लाभ है। नहीं तो किसान जो है गरीबी के कारण पैसा नहीं ले पाता इधर उधर से, और किसान क्रेडिट होने से उसकी जो सारी जरूरत है खेती करने की वो पूरी हो जाती है। सरकार की ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत तमाम किसानों को लाभ हो रहा है। अगर ये योजना चालू होती रही, किसान बराबर उससे जमा करते रहे टाइम पे, तो काफी किसानों को लाभ है उससे। तो ये योजना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। महत्वपूर्ण योजना है। देखिए, चौधरी साहब के किसान हैं जो बता रहे थे कि ये योजना काफी महत्वपूर्ण है और इस योजना से तमाम किसानों को लाभ होता है। उन्हें जब पैसे की आवश्यकता होती है तो ये कार्ड उनके लिए काफी लाभदायक होता है। लेकिन किसने सही जवाब दिया है ये तय करेंगे लगातार हमारे विशेषज्ञ, क्योंकि इस मंच पर विशेषज्ञ ही ये बताएंगे कि कौन सटीक और सही उत्तर दे रहा है और कौन किसान का हकदार है। साथ ही इस योजना के बारे में विस्तृत रूप से हमारे दर्शकों और हमारे किसानों को भी जानकारी देंगे। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारत सरकार की बहुआयामी एक योजना है, और ये सरकार ने इस उद्देश्य से इसको शुरुआत की थी कि हम अपने छोटे लघु किसानों को, साहूकार, जमींदार जो लोग हैं, उनके चंगुल से मुक्त, क्योंकि किसानों को फसल की बुवाई के समय पे, बीज के समय, बीज के लेने के लिए, बुवाई के खाद, बीज, दवाइयाँ, अन्य कार्यों के लिए उनको महाजन से या साहूकार से या किसी प्राइवेट से बैंक से उनको ब्याज पे पैसा लेना पड़ता था, जिसमें उनको बहुत मोटा ब्याज देना पड़ता था। तो सरकार ने एक किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की, जो उसको उसकी जोत के पे उसको वो कार्ड बन जाता था, और उसमें भी पैसा उसको कार्ड में, उसके बैंक में पैसा रहता था। जितना वो पैसा लेता है उसी के हिसाब से उस पर ब्याज लगता है। ये वार्षिक जो इसमें ब्याज लगता है वो 7% के हिसाब से लगता है, और यदि वो सब कुछ समय से पैसा दे देता है, लौटा देता है, तो उसमें से उसको 3% की उसको छूट सरकार से मिल जाती है। यानी 3% का पैसा उसके खाते में वापस सरकार डाल देती है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो ये 4% की दर पे उनको पैसा मिल जाता है कुल मिलाकर के। तो ये बहुत ही अच्छी एक योजना है, क्योंकि किसानों के सामने सबसे बड़ी पैसे की समस्या रहती है। जैसे कि इस समय अगर आप देखा जाए तो किसान के पास पैसा नहीं है, क्योंकि जब खरीफ की फसल कटेगी तो वो पैसा अपनी फसल बेचेगा, तब उसके पास में पैसा आएगा। तो ऐसे समय पर वो फसली ऋण जो है उसका किसान क्रेडिट कार्ड है। तो इस तरह से देखा जाए, ये हमारे सभी ज़्यादातर हमारे किसान भाइयों ने और माताओं बहनों ने इसका उत्तर दिया है। लेकिन सबसे अच्छा जो उत्तर दिया है वो हमारी बबीता जी ने दिया है। मैं क्योंकि उसके बाद में ज़्यादातर सभी लोगों ने उन्हीं की लगभग पुनरावृत्ति की है। तो मैं समझता हूं कि इसकी जो वास्तविक हकदार हैं वो बबीता जी। आइए बबीता जी, जोरदार तालियां बबीता जी के लिए बजा दीजिए। देखिए, कोई भी अगर कोशिश करता है तो कोशिश कामयाब होती है और खाली नहीं जाती है, इसलिए बबीता जी, जोरदार तालियां बबीता जी के लिए बजा दीजिए।
तो बबीता जी ने सही जवाब दिया और इसीलिए वो किसान कप के हकदार बन गए। इस मंच पर एक अंतिम प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, ज्यादातर लोग कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर दे पाएं। प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? ये आपको बताना। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए, और मौका उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें अब तक किसान कप नहीं मिला है, इसलिए जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई है। ये हम आपसे पूछ रहे हैं, तो जो बताएगा वो किसान कप पाएगा। और ये इस मंच पर अंतिम प्रश्न है, तो कोशिश कीजिए कि ज्यादातर लोग बता पाए। कोशिश कीजिए, कोशिश कामयाब भी हो सकती है, हर बार असफल नहीं होते, तो इसलिए कोशिश कीजिए। जरा आप बताइए, खड़े हो जाइए। मेरा नाम अमित है सर। ये जब राजनाथ सिंह मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने ये चालू की थी। नहीं सर, राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री हुए थे यूपी के, जब उन्होंने चालू की थी सर। ठीक है, ठीक है। और भी कोई बताना चाहता है तो बता सकता है, जल्दी से ये बताना चाहते हैं। आइए सर, ये योजना 1998 में चालू हुई थी। किसान 1998 में शुरू हुई। उस समय नाम इसका कुछ और था, लेकिन बाद में इसका परिवर्तन किया गया। कब परिवर्तन हुआ? ये परिवर्तन चलिए, नहीं पता, मुझे लगता है इनसे पूछ लेते हैं। देखिए, चंद्रपाल जी जो अब काफी चर्चित हो गए, इनसे पूछते हैं। मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है, गांव फतेहपुर सुमाली, गजरौला से। हाँ। किसान क्रेडिट योजना जो शुरू हुई है सन 1998 में शुरू हुई है, और इसको कल्याण सिंह जी ने शुरू किया है। मौका मत गवाइए, और अगर गवाना ही चाहते हैं तो हम चलते हैं एक्सपर्ट्स के पास, वो आपको बताएंगे। हालांकि आपको मौका मिल चुका है, लेकिन आपसे पूछ लेते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह, ग्राम मीरपुर, ब्लॉक गजरौला। क्रेडिट कार्ड योजना कल्याण, मतलब उन्होंने राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने चालू करी थी 1998 से। 1998 से राजनाथ सिंह ने शुरू की, इनका कहना यह है। धर्मेंद्र ये किसान है, बुजुर्ग किसान है, लेकिन चलते हैं एक्सपर्ट्स के पास, देखते हैं वो क्या बताते हैं, उनको क्या जानकारी है जो हमारे दर्शकों के लिए वो बताएंगे। साथ ही वो ये भी तय करेंगे कि किसने सही बताया, कौन किसान कप का हकदार है। इस मंच पर अब कमान हमारे विशेषज्ञों के हाथ। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 98 से शुरू हुई थी, 1998 से। तो इसमें सबसे पहले जवाब जो दिया है श्री सुनील जी ने दिया था, इसलिए वो इस पुरस्कार के हकदार हैं। आइए सुनील जी, जोरदार तालियां सुनील जी के लिए बजा दीजिए, क्योंकि इन्होंने सही जवाब दिया है हमारे विशेषज्ञों के अनुसार, और इसीलिए इन्हें किसान कप से नवाजा जाता है। तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसीलिए किसान कप के हकदार आप बन गए इस मंच पर। तो हम विशेषज्ञों से कहेंगे कि वो विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं इस योजना के बारे में, कब इसकी शुरुआत हुई, क्यों इसकी शुरुआत हुई और इससे क्या लाभ हो रहा है। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना आप लोग ने देखा होगा, पुरानी फिल्में देखी होंगी कि साहूकार से थोड़ा पैसा लिया और पूरी की पूरी ज़मीन उसने कब्जा कर ली, ये तो सबने देखी होंगी। तो इस तरह के शोषण जो ब्याज पे पैसा देते थे, करते रहते थे। सरकार ने कहा कि जब ज़मीन है तो किसान के पास क्रेडिट है, तो उसके आधार पे किसान क्रेडिट योजना शुरू की गई कि उसकी ज़मीन को बंधक रखते हुए केसीसी की योजना शुरू की जाए और किसान भाइयों को लोन दिया जाए उनकी ज़मीन के अनुसार। आपकी ज़मीन कम है तो आपको कम मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा, ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए किसान की सुरक्षा के लिए, नहीं तो होता क्या था, कई बार वो अन्य बैंक से भी लोन ले लेते थे, तो फसल ख़राब हो गई तो पूरी की पूरी क्या कहते हैं उसकी ज़मीन बिक जाती थी। लेकिन सरकार ने केसीसी के साथ कर दिया था कि फसल बीमा भी होगा, तो अगर फसल भी ख़राब हो गई तो बीमा से पैसा मिल जाता था, जिससे कि उसका फसल का पेमेंट, वो केसीसी का पेमेंट हो जाता था। तो इसलिए किसान को एक सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए योजना की गई थी, जिससे किसान की खेती बाड़ी के लिए पैसा भी मिल जाए, खाद बीज दवा खरीदने के लिए, और उसकी ज़मीन भी सुरक्षित रहे। अगर फसल खराब होती है तो फसल बीमा से पेमेंट हो जाए। एक्सपर्ट्स आपको लगातार ये तय कर रहे थे कि कौन सही जवाब दे रहा है और उसकी सही और सटीक जानकारी भी आपको दे रहे थे। इस मंच पर हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़े, तमाम एक्सपर्ट्स का हम शुक्रिया अदा करते हैं। जोरदार तालियां बजाकर इस मंच पर। और इतने सारे किसान भाई बहन भी हमारे साथ जुड़े, अलग अलग अंदाज में उन्होंने अपना जवाब दिया और किसान कब पाया, उनको भी बधाई के साथ हम शुक्रिया अदा करते हैं, जोरदार तालियों के साथ। और फिर किसी नई जगह होंगे हाजिर, तब तक के लिए किसान प्रश्न मंच की तमाम टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि इस जगह मेरी जात से वाबस्ता कोई राज छुपा है। तो मुझसे इतना डरते क्यों? इसलिए कि आप मर चुके हैं। कहाँ जा रहे हो? अपनी किस्मत का फैसला करना।
आ गए कुमार। कौन है आप और मुझसे क्या चाहती है? वो दिन भूल गए कुमार बाबू जब आपने मुझे बर्बाद होने से बचाया था कि हमारा प्यार ही तो है जो तुम्हें यहाँ खींच लाया। प्यार ने दी सदा तुमको आना पड़ा। हमें तुम्हारे और कुमार के बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है। मुमकिन है ये दुश्मन जमाना मेरी आवाज तुम तक पहुंचने ना दे। अकेले हैं चले आओ। बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म राज 8 सितंबर दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर। मिस्टर गौरव श्रीवास्तव, आपने एक गलती करी अपने ऑफिस में जिसके खिलाफ किसी ने कंप्लेंट कर दी और उसकी वजह से आपको अपना जॉब छोड़ना पड़ा। सर, अगर आपने वैसा कभी कुछ कहा ही नहीं तो इसका मतलब वो ऑडियो टेप फेक है। गौरव, साहनी साहब के खिलाफ की गई कंप्लेन करने का तरीका बिल्कुल तुम्हारे खिलाफ की गई कंप्लेन करने के तरीके से मिलता है। 55 सस्पेक्ट्स। इसका मतलब गौरव को सब पर ही डाउट है। ये बताइए नीति, 7 तारीख को रात के 2 से 3 बजे के बीच में आप घर पर नहीं थी? जी, उस दिन मैं अपने घर से बाहर गया था। साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना। सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे डीडी नेशनल पर। माता ने सही कहा है भैया, उस स्त्री के कारण ही तो उन वनवासियों ने मेरा अपमान किया है। और एक बात बता दूं आपको, उस स्त्री की सुंदरता जब आप देखेंगे तो आपके नेत्र चकाचौंध हो जाएंगे। उन वनवासियों के साथ कदापि अच्छी नहीं लग रही थी, उसे तो आपके साथ होना चाहिए। मैं दशानन दशग्रीव रक्षवंश का ध्वजवाहक ये शपथ लेता हूँ, उस सीता का हरण कर उसे अपनी पटरानी बनाऊंगा मैं, और यही होगा हमारा प्रतिशोध। काक भुशुंडी रामायण सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे डीडी नेशनल पर। व्यास जगदम्बा प्रसाद नौटियाल जी ने कथा का वास्ता बहुत बहुत प्रणाम, साधुवाद, धन्यवाद बोला जी। और खूबसूरत उत्तराखंड के दूर दराज गांवों में, वहाँ जहाँ लोग तो क्या इंटरनेट भी आसानी से नहीं पहुँच पाता, वहाँ एक आवाज़ पहुँचती है, मंदाकिनी की आवाज़। भारत के गांवों से ऐसी कहानियाँ जो आपको अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जीना सिखाएंगी, जो दुनिया को देखने का एक नया नजरिया दे जाएंगी। देखिए गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। घर और चाचा जी की बातें बाद में करेंगे, पहले तुम सो जाओ। हार जाना भाग जाने से बेहतर होता है। तो भाई कहाँ है? तुझे आज इंटरव्यू के लिए जाना था ना? तेरा कोई अता पता ही नहीं है, तो सुबह से मुझे फोन कर रहे हैं। वैसे तो तू बड़ा कहता रहता था भाई, कोई भी काम दिला दे, कैसा भी दिला दे, मैं कर लूंगा। अब जब तुझे काम दिलाया तो तू खुद गायब है। इतनी बड़ी बात तुम मुझसे कैसे छुपा सकते हो अमन? कौन सी बात? तुमने घर छोड़ दिया ना? बाबूजी को फोन करो राइट नाउ। हम दोनों उनसे माफी मांगेंगे। मेरे सपनों की कीमत इतनी बड़ी नहीं हो सकती। हम कल ही गाँव वापस जाएंगे। जहाँ चांद रहता है सीजन 2 सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे डीडी नेशनल पर। मेरे जीवन साथी। बॉलीवुड का हिट फॉर्मूला अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर और अमीषा पटेल का लव ट्रायंगल। मैं तुम्हारे बगैर एक पल अकेला नहीं रह सकता। दुश्मनी जिंदाबाद। साथ में राकेश बेदी, आलोक नाथ, आशीष विद्यार्थी और अन्य कलाकार। I'm so happy to see you, Vicky. I really love you. तुम मेरे रास्ते में आ रही हो। अक्षय कुमार के जन्मदिन पर बॉलीवुड टॉकीज में देखिए उनकी फिल्म मेरे जीवन साथी। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते, तो अंजलि भी तुम्हारी नहीं हो सकती। माशूका, 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 माशूका। 9 सितंबर दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर।
चूल्हे पर मिट्टी के बर्तन में पकता खाना, दूर दूर तक उठती सौंधी महक, यही तो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर नीरज कुमार की मिट्टी रसोई। यहाँ शहर के लोग मिट्टी के बर्तनों में बना खाना खाने आते हैं। हरियाणा के झज्जर जिले के डाबला गांव में है नीरज की ये मिट्टी रसोई। भारत के गांवों से ऐसी कहानियां जो आपको अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जीना सिखाएंगी, जो दुनिया को देखने का एक नया नजरिया दे जाएंगी। देखिए गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। स्विमिंग कर पाओगी? जो भी है करूँगी। आज शाम को 4 बजे जिमखाना में आ जाओ। मेंबर ला रहा है कबीर, वो कहीं नहीं जाएगा। माही सी, ये कौन है? तुम क्या दिन भर घर पे ही रहती हो, कहीं बाहर नहीं जाती? अगर कबीर को हराना है, इस लड़की को पकड़ना होगा। इसका पत्ता साफ करने के बाद ही बाजी मेरे हाथ में आएगी। हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान की टीम हिंदुस्तान के अलग अलग गांव में पहुंची है। ऐसे में आज हमारा गांव जो है वो चंडीगढ़ अहीर गांव है। आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे श्रीअन्न, वो मोटा अनाज जो राजस्थान वासी सबसे ज्यादा लगाते हैं। आज बाजरा पहले एक कोई घर खाने के लिए करते थे, आज बेचने के लिए पैदा कर रहे हैं। जो हमारे आज के युवा में कमी होती जा रही है न्यूट्रिएंट्स की, वो बाजरे से ही पूर्ति हो सकती है। सर बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ी है। पहले बाजरा 1000-1200 क्विंटल बिकता था, अब 2500-2600 क्विंटल बिक रहा है सर। राजस्थान से देखिए श्री अन्न पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 8 सितंबर सोमवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। सर मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बदल चुका हूँ। अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। स्टॉप विशिंग मी, थोड़ा काम कर लो, मैं इम्प्रेस हो जाऊंगा अपने आप। सर ये मैं कर रही थी। अगर मेकअप
बाकी चीजों से ध्यान हटाकर अगर रिसर्च पर ध्यान लगा लेती तो पीपीटी अच्छी बन जाती ना। तुझे कंपनी में ये लेकर आया ना, इसीलिए तू इनकी हाँ में हाँ मिलाता है। यार ऐसी बात नहीं है। तुम बेहतर हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि और सब बेकार है। तुम्हारी सक्सेस में उनका भी तो कंट्रीब्यूशन है। साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना। सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।